हेलो बेटा, लेक्चर नंबर 16 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पिछले कुछ लेक्चर्स में हम लोगों ने ये डिस्कस किया है कि एक सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और एक हमारे पास में सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है। सेंट्रीपिटल फोर्स जो है वो सेंटर की तरफ से लगता है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो है वो अवे फ्रॉम द सेंटर लगता है। हम लोग ये जानते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि सर्कुलर मोशन कराना है तो उसके लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उस सेंट्रीपिटल फोर्स को लेके हम लोगों ने बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट कंसेप्ट पढ़ा था। एक कार इज मूविंग ऑन ए सर्कुलर रोड, उसका कंसेप्ट पढ़ा था और वहाँ से एक वेलोसिटी निकाली थी अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। और जो म्यू था वो हमारे पास में था कोफिशिएंट ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शंस, और जो आर था वो था हमारे पास में रेडियस ऑफ कर्व, कि कितने रेडियस से जो कार है वो बैंड होने वाली है, मुड़ने वाली है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बैंकिंग ऑफ रोड्स। बैंकिंग ऑफ रोड। अक्सर हम लोग ये देखते हैं कि जब हम लोग कहीं मुड़ने वाले होते हैं, टर्न लेने वाले होते हैं, तो उस जगह पे जो हमारा रोड है वो एक साइड से ऊंचा होता है और एक साइड से नीचा होता है। ऐसा क्यों किया जाता है? तो आंसर है, ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब हम लोग मुड़े तो हमारी गाड़ी की स्पीड यदि ज़्यादा भी है तो जो उठा हुआ पोर्शंस है वो हमको एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करा के देता है। हम लोगों को एक जो हमारी गाड़ी जो स्किड हो सकती है, फिसल सकती है, उसको उसको बचाने के लिए हमारी हेल्प करता है। तो द फिनोमिना ऑफ रेजिंग आउटर एज ऑफ द कर्व्ड रोड अबोव द इनर एज, मतलब एक ऐसा फिनोमिना जिसमें रोड का भारी पोर्शन जो है वो उठा हुआ रहता है कंपेरिजन टू रोड के अंदर वाले के पोर्शन के। ऐसा करके जो उठा हुआ पोर्शन जो हम लोगों को एक सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कराता है, और यही जो फिनोमिना कहलाता है ये कहलाता है हमारे पास है बैंकिंग ऑफ ए रोड। इसको समझने से पहले थोड़े सी इसमें दो तीन चीज़ें हैं वो समझिए। मान लीजिए हमारे पास में एक रोड है ओ बी का, एक जो है ये पोर्शन है और इसको हम लोग जो हमारा सरफेस है उसके रेस्पेक्ट में हॉरिजॉन्टल रखते हैं। तो ये हमारे पास में हॉरिजॉन्टल सरफेस हो जाएगा ओ बी। रोड का जो दूसरा सरफेस है ओ ए, उस रोड को हम लोगों ने इतना उठा दिया है इसके पहले वाले सरफेस के कंपैरिजन में। तो हम लोग कह सकते हैं कि रोड का जो आउटर एज होगा उस एज को हम लोगों ने इतना उठा दिया है बी से लेके ए तक। ओ से लेके ए तक की मैं लाइन मिला देता हूँ, ठीक है। हमारी जो गाड़ी है वो इस उठे हुए पोर्शन पे जब ऐसा टर्न लेगी, ऐसा टर्न लेगी, तो हम लोग ये जानते हैं कि जो गाड़ी का जो वेट होगा वो हमारे पास में डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। और हम लोग जानते हैं कि वेट जो होता है दैट इज इक्वल टू एम जी। तो एम जी विल वर्क डाउनवर्ड डायरेक्शंस। हमारी जो गाड़ी है वो इतने एंगल से, मतलब ये रोड का जो ओरिजेंटल सरफेस है इस सरफेस से वो इतनी उठी हुई है, मतलब इतना उसका एक पहिया जो है उस रोड की ऊंचाई की तरफ चढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये हम लोगों ने एंगल बना दिया दैट इज इक्वल टू थीटा। और ये थीटा एंगल जो है रेस्पॉन्सिबल हुआ किसके लिए? उठे हुए रोड के लिए बना है ये थीटा। और इस उठे हुए रोड का जो प्रोसेस उसको हम लोग बोलते हैं बैंकिंग ऑफ रोड। तो ये थीटा क्या बन जाएगा? एंगल ऑफ ए बैंकिंग। वेट जो हमारे पास में डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहा है, तो हम लोग ये जानते हैं कि यदि एक्शन है तो देयर शुड बी इक्वल टू द रिएक्शन। तो इसके रोड के परपेंडिकुलर डायरेक्शंस में हम लोगों ने एक रिएक्शन बना दिया ये वाला, ठीक है। क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि ये इंक्लाइंड है और इंक्लाइंड के हिसाब से जो हमारे पास में रिएक्शन बनेगा वो हमारे पास में यहाँ बन जाएगा आर। यदि ये हमारे पास में थीटा है तो ये एंगल जो है ये भी कितना बन जाएगा हमारे पास? थीटा। और इसके दो कंपोनेंट हम लोग बना सकते हैं आर के, नॉर्मल रिएक्शन के। तो ये कंपोनेंट जो बनेगा दैट इज इक्वल टू आर कोस थीटा, और ये बन जाएगा हमारे पास थीटा। और ये कंपोनेंट बन जाएगा हमारे पास में आर साइन थीटा। तो यदि ये रोड हमारे पास में ऐसा जाके ऐसा बेंड होगा तो हम लोग ये जानते हैं कि आर कोस थीटा जो है वो तो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, और जो हमारे पास में आर साइन थीटा जो है वो हमारे पास में सेंटर की तरफ काम करेगा, हॉरिजेंटली काम करेगा।
तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा होगा वो काम कर रहा होगा आर साइन थीटा। दूसरा फैक्टर ये कि हम लोग जानते हैं कि जब कार इस पोजीशन पे है तो इस कार के ऊपर एक फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम कर रहा होगा। तो आंसर है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस डायरेक्शन में काम करेगा, इधर डायरेक्शन में, इधर डायरेक्शन में, किधर डायरेक्शन में। तो पिछले कुछ एक दो लेक्चर्स हम लोगों ने पढ़ा है कि जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करता है जब एक कार जो है कर्व रोड पे मुड़ रही होती है। तो सेंटर का काम करता है। तो सेंटर जो है वो तो इस कर्व के हिसाब से हमारे पास में आर साइन थीटा जो बना है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमारे पास में इधर लगना चाहिए आर साइन थीटा के अलोंग, आर साइन थीटा के साथ में। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि यहाँ पे मैंने जो फ्रिक्शन फोर्स है वो तो इंक्लाइन बना हुआ है, जबकि फ्रिक्शन फोर्स जो वो तो हम लोगों ने पढ़ा है कि सेंटर से लगता है। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए बच्चों क्योंकि हम लोग ये जानते हैं कि फ्रिक्शन फोर्स जो है वो किसी भी बॉडी के ऊपर जब एक्टिव होता है, एक्टिवेट होता है, तो वो दो पॉइंट कॉन्टैक्ट जहाँ पे रहते हैं उन दोनों पॉइंट कॉन्टैक्ट के टेंजेंशियल डायरेक्शंस में लगते हैं। तो ये हमारे पास में कार के सरफेस का कॉन्टैक्ट और ये हमारे पास में रोड के सरफेस का कॉन्टैक्ट, और इन दोनों का जो टेंजेंशियल हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये हमारे पास में टेंजेंशियल आ जाएगा यहाँ पे। तो यदि आर हमारे पास में यहाँ पे इंक्लाइंड है एफ आर, तो इस एफ आर के हम लोगों को दो कंपोनेंट बनाने पड़ेंगे। एक कंपोनेंट बनेगा इसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट और एक कंपोनेंट बनेगा इसका वर्टिकल कंपोनेंट। तो यदि ये हमारे पास में थीटा है और ये हमारे पास में थीटा है तो वी कैन प्रूव दैट ये जो एंगल होगा ये भी हमारे पास में थीटा आ जाएगा। थोड़ा सा आप लोगों को जो ज्योमेट्री है वो आपको देखना पड़ेगा। तो ये एंगल भी हमारे पास में थीटा आ जाएगा। यदि ये थीटा बनेगा तो ये कंपोनेंट जो बनेगा हमारे पास में ये बन जाएगा एफ आर कोस थीटा, और ये जो डाउनवर्ड डायरेक्शन में बनेगा ये कंपोनेंट बन जाएगा एफ आर साइन थीटा। तो यहाँ से जो एफ आर साइन थीटा जो है वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, और एफ कोस थीटा जो है वो हमारे पास में सेंटर की तरफ काम कर रहा है, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स का एक ही कंपोनेंट है। तो दो फोर्सेज जो है एफ आर कोस थीटा और आर साइन थीटा जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स का काम करेंगे, और आर कोस थीटा और एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा जो है ये आर कोस थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में और एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा जो है ये हमारे पास में डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम कर रहे हैं। तो जो जो हमारे पास में फोर्सेज हैं टोटल हम लोग लिख लेते हैं और देखते क्या रिजल्ट निकलता है। तो पहला जो फोर्स है हमारे पास में वर्टिकल डायरेक्शंस वाले, तो आर कोस थीटा जो है वो वर्टिकल डायरेक्शंस में है, तो ये इसको बैलेंस किए हुए हैं कार को। तो एम जी प्लस एफ आर साइन थीटा जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में हो जाएंगे। तो एफवर्ड इज इक्वल टू डाउनवर्ड डायरेक्शन बिकॉज ऑफ कार इज एट रेस्ट पोजिशन। ओरिजेंटल डायरेक्शन की बात करते हैं तो एफ कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा जो है ये दोनों के दोनों फोर्सेस सेंटर की तरफ से लग रहे हैं, और सेंटर की तरफ जो फोर्स लगते हैं वो सेंट्रीपिटल फोर्स कहलाते हैं। तो आर साइन थीटा प्लस एफ कोस थीटा इज इक्वल टू आ जाएगा एम स्क्वायर अपॉन आर। एम स्क्वायर अपॉन आर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स का एक फॉर्मूला होता है जो हम लोग पीछे ड्राइव कर चुके हैं। हम लोग ये जानते हैं कि सिंस कार इज एट रेस्ट पोजिशन देयरफॉर द लिमिटिंग ऑफ स्टैटिक फ्रैक्शंस विच विल बी इक्वल टू द फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन। तो यहाँ से एफ की वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा म्यू एस आर। ये एफ की वैल्यू जो है हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे, ये एफ की वैल्यू जो हम लोग इसके अंदर पुट कर देंगे और देखते क्या रिजल्ट निकलता है। तो इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से हम लोग देखते हैं, थर्ड को यूज करके इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड में हम लोग वैल्यू पुट कर देते हैं। जो हम लोग वैल्यू पुट करेंगे तो ये आ जाएगा आर कोस थीटा इज इक्वल टू एम जी, और यहाँ पे एफ था, एफ की जगह पे हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी। इसी प्रकार जो इक्वेशन दूसरी थी हमारे पास में इक्वेशन नंबर सेकंड, उसमें भी एफ की यहाँ पे एफ था, एफ की जगह पे हम लोगों ने ये वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, कोफिशिएंट फ्रिक्शंस वाला जो वैल्यू आता है हमारे पास में कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शंस का। ओके, इक्वेशन नंबर 4 इसको नाम दे देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 ये हो गई। यदि मैं यहाँ से इसको उधर लेके जाऊँ और यहाँ से मैं आर कॉमन ले लूँ और यहाँ से मैं इसको उधर लेके जाऊँ फिर आर कॉमन ले लूँ, तो हमारे पास में सिचुएशन बन जाएगी आर कोस थीटा ये उधर जाएगा तो आ जाएगा माइनस का म्यू आर साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। आर कॉमन लेने पे आ जाए कोस थीटा माइनस का म्यू एस साइन थीटा इज इक्वल टू एम जी। यहाँ से आर की वैल्यू निकाली हम लोगों ने, यहाँ आ गई, ये इक्वेशन नंबर 6 बन गई। सिमिलरली इक्वेशन नंबर जो 5 है वहाँ से मैं आर कॉमन ले सकता हूँ। आर कॉमन लेने पे मेरे पास जो सिचुएशन बनेगी वो मेरे पास में ये बन जाएगी।
इसको इक्वेशन नंबर 6 बोल देते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 7। 6 को उठा के जो आर की वैल्यू वो इस 7 के अंदर पुट कर देते हैं, सोल्व करेंगे। सोल्व करने पे हमारे पास में ये आ जाएगा, और फाइनली यहाँ से कोस थीटा कॉमन लेंगे तो ये बन जाएगा साइन थीटा अपॉन कोस थीटा दैट इज इक्वल टू टेन थीटा। कोस थीटा अपॉन कोस थीटा कैंसिल, कोस थीटा बाहर चला गया, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा टेन थीटा बन जाएगा। ठीक है, और यहाँ से मैं v की वैल्यू निकालूंगा, बिकॉज ऑफ वी वांट टू कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ दिस कार एट ए कर्व रोड। तो यहाँ पे जो वेलोसिटी आएगी कार की वो आ जाएगी हमारे पास में आर जी म्यू एस प्लस टेन थीटा वन माइनस का म्यू एस टेन थीटा का अंडर रूट। तो ये हमारे पास में जो आर है वो रेडियस है, म्यू एस जो वो लिमिटिंग फ्रैक्शन है, सॉरी कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन है, टेन थीटा जो है आप बेंडिंग ऑफ साइकिलिस्ट वाला जो हम लोगों ने कंसेप्ट पढ़ा था, थीटा यहाँ पे एंगल है। ये जो म्यू है इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, बिकॉज ऑफ यदि एक रोड है उसके ऊपर कभी तेल गिर जाता है या बारिश हो जाती है तो जो म्यू की वैल्यू है वो रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि बारिश या तेल गिरने से, ग्रीस गिरने से जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो रिड्यूस हो जाता है, देयरफॉर म्यू की वैल्यू जो रिड्यूस हो जाती है। आर जो उस रोड के लिए फिक्स है, जी है उस रोड के लिए फिक्स है, एंगल जो है वो हम लोग चेंज कर सकते हैं। तो ये सब वैल्यू जो यदि हम लोग पुट करेंगे तो जो वी मैक्सिमम जो हमारे पास में आएगा दैट विल बी द सेफ वेलोसिटी ऑफ ए व्हीकल ऑन ए बैंकिंग ऑफ ए रोड। ओके, नेक्स्ट थिंग हम लोग ये जानते हैं कि जो हमारे पास में फ्रिक्शंस है तो फ्रिक्शंस के हमारे पास में फ़ायदे भी है और नुकसान भी है। यदि मैं फ़ायदों की बात करूं तो फ्रिक्शंस के बिना हम लोग दो सरफेस आपस में चिपक नहीं सकते। जैसे मान लीजिए आप एक पेपर के ऊपर दूसरे पेपर को चिपकाना चाहते हो तो हम लोग गम लगाते हैं और उस पेपर को चिपका लेते हैं, तो गम यहाँ पे फ्रिक्शंस का काम करता है, क्योंकि वो दोनों पेपर्स के जो एटम्स उनको बिल्कुल क्लोज लेके आ जाता है और दोनों के बीच में जो एटॉमिक फोर्स है वो काम करता है और दोनों गम के पेपर जो पेपर है दोनों गम की हेल्प से चिपक जाते हैं। हम लोग ये देखते हैं यदि फ्रिक्शंस नहीं होगा तो जो हमारी गाड़ियों के अंदर ब्रेक वगैरह काम करते हैं, जब जो गाड़ियों के शू है, ब्रेक शू जो है वो पहिए के साथ में फ्रिक्शंस क्रिएट करते हैं, जिसकी वजह से हमारी गाड़ी की स्पीड जो कंट्रोल होती है। हम लोग ये जानते हैं कि यदि फ्रिक्शंस नहीं होगा तो हम लोग पैदल नहीं चल सकते, क्योंकि यदि फ्रिक्शंस नहीं होगा तो हमारे पैर फिसलने शुरू हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल रेत के ऊपर चलना आसान होता है जबकि बर्फ़ के ऊपर चलना मुश्किल होता है, बिकॉज ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो बर्फ़ का होता है वो बहुत कम होता है, जबकि रेत का बर्फ़ के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है। इसलिए फ्रिक्शंस की हेल्प से हम लोग बर्फ़ पे चलने में टफ महसूस करते हैं, जबकि और फ्रिक्शन ज़्यादा होने की वजह से हम लोग रेत के ऊपर चल पाते हैं। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम लोग, मैं आपको गिना सकता हूँ कि फ्रिक्शंस के क्या क्या फ़ायदे हैं। दूसरा ये, यदि जहाँ फ़ायदे हैं वहाँ फ्रिक्शंस के नुकसान भी हैं। हम लोग ये जानते हैं यदि कंटिन्यूसली दो सरफेसेस आपस में एक दूसरे के ऊपर फ्रिक्शंस फोर्स क्रिएट कर रहे हैं तो वहाँ पे हीट जनरेट हो जाएगी और हमारे जो नट बोल्ट वगैरह है जो लॉस होने वाला है इंजन का वो ज़्यादा क्रिएट होगा और हमारी गाड़ियों की जो लाइफ है वो रिड्यूस हो जाती है। हम लोग ये जानते हैं कि ज़्यादा फ्रिक्शंस होने से हम लोगों को ज़्यादा एनर्जी कंजप्शंस होती है, जिससे हमारी एफिशिएंसी जो है रिड्यूस हो जाती है। ओवरऑल जो हम लोग ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शंस के कुछ फ़ायदे हैं और कुछ नुकसान भी हैं, लेकिन एज पर डिमांड वी कैन इंक्रीज द फ्रिक्शंस वैल्यू and we can also decrease the frictions value. For example, if we want to decrease the frictions value, we can put the lubricant in the machines, yeah, lubricant oil in the machines. Lubricant oil will reduce the frictions. If we want to increase the frictions value, then we can arrange the rough surfaces like that. जहाँ पे हम लोगों को ब्रेक लगाने वहाँ पे हम लोग रफ सरफेस बनाएंगे ताकि फ्रिक्शंस की वैल्यू ज़्यादा क्रिएट हो और हमारे ब्रेक जो है सॉलिड बने। सो वी हैव सम मेथड which is helpful to reducing the frictions. पहला है बाई पॉलिशिंग। तो हम लोग ये जानते हैं कि पॉलिश करने से जो सरफेस है वो स्मूथ हो जाता है और जो फ्रिक्शंस की वैल्यू है वो हमारे पास में रिड्यूस हो जाती है। दूसरा बाई लुब्रिकेशंस। हम लोग ये जानते हैं कि बहुत सारे जो हमारे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है या हमारी जितनी भी इंडस्ट्रीज काम करती है उनके अंदर बड़ी बड़ी मशीनें टिकी हुई है और मशीनों में जो एक मशीन का जो पार्ट दूसरी मशीन के पार्ट के ऊपर स्लाइड करता है
जिससे काफ़ी मात्रा में फ्रिक्शंस क्रिएट हो जाता है और मशीनें जो है वियर और टीयर हो जाती है, मतलब घर्षण बल के कारण वो जो है घिसना शुरू हो जाती है। तो ऐसे में हम लोग क्या करते हैं, उनमें लुब्रिकेंट डाल देते हैं। लुब्रिकेंट जो है वो एक प्रकार का ऑयल है जो काफ़ी स्मूथ होता है, जो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे उसकी जो विस्कोसिटी है वो डिक्रीज नहीं होती है। तीसरा, बाय प्रॉपर सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, हम लोग जानते हैं कि जो फ्रिक्शन फोर्स है वो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट के ऊपर, सरफेस ऑफ सब्सटेंस के ऊपर डिपेंड करता है। तो यदि हम लोग सही तरीके का मटेरियल यूज़ करेंगे जिसमें फ्रिक्शंस कम से कम होगा, तो फ्रिक्शंस की वैल्यू ऑटोमेटिक हमारे पास रिड्यूस हो जाएगी, और हमें एक्सटर्नल एफर्ट जो है फ्रिक्शंस को कम करने के लिए जो लगाने पड़ेंगे वो काफ़ी मात्रा में कम हो जाएंगे। प्रॉपर मटेरियल यूज़ करके हम लोग फ्रिक्शंस की वैल्यू को रिड्यूस कर सकते हैं। बाय यूजिंग द बॉल एंड बियरिंग्स, हम लोग ये देखते हैं कि जो हमारी गाड़ी के व्हील्स वगैरह होते हैं, या जहाँ भी हम लोग ये देखते हैं कि व्हील्स मूव कर रहे होते हैं, चाहे स्कूटर का व्हील्स हो, चाहे हमारे चक्की का व्हील्स हो, चाहे किसी भी प्रकार का साइकिल का व्हील्स हो, तो जहाँ पर व्हील्स मूव करने रहते हैं तो हम लोग उनके बीच में बेरिंग्स डाल देते हैं। बेरिंग्स मतलब छोटी छोटी हम लोग गोलियाँ डाल देते हैं, जिससे क्या होगा कि मेन जो, जैसे लाइक दैट ये हमारे पास में मेन एक्सल है, और इस एक्सल को इसके अंदर मूव करना है, तो ये एक्सल पूरा इससे ना टकराए, फ्रिक्शंस क्रिएट ना हो। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे जो है छोटी छोटी पतली पतली गोल गोल टाइप से जो है गोलियाँ डाल देंगे। तो वो जो छोटी छोटी हमारे पास में गोलियाँ क्या करेंगी, जब ये ऐसा मूव करेगा तो वो भी इसके साथ में मूव होंगी, और मूव होंगी तो यहाँ पे जो फ्रिक्शंस होगा, क्योंकि जो इसको सीधा सीधा रफ़ करने वाला था वो रफ़ नहीं कर पाएगा, और हमारे फ्रिक्शंस की वैल्यू जो है वो रिड्यूस हो जाएगी। तो ये कुछ मेथड है हमारे पास में, मेथड और भी हो सकते हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फ्रिक्शंस वाला टॉपिक, कि भाई किस प्रकार से फ्रिक्शंस हमारे लिए हेल्पफुल है, किस प्रकार से नुकसानदायक है, या फिर ये कहें कि कैसे फ्रिक्शंस की वैल्यू को डिक्रीज़ कर सकते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं। तो ये मैंने एक थोड़ा सा ओवरव्यू आप लोगों को बता दिया। तो आज हम लोग इस यूनिट को यहाँ पे क्लोज़ करते हैं, इससे कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह हम लोग देखेंगे आगे। तो थैंक यू बेटा, थैंक यू।